हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज की बुक के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को, जिसमें हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसके मीनिंग को समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स, तो हम इसमें मैनेजमेंट के अलग अलग फीचर्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम इसमें देखेंगे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब मैनेजमेंट करती है तो उस मैनेजमेंट से क्या क्या अचीव करना चाहती है, या एक बिजनेस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या वो अचीव करना चाहती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, या मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारे लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम मैनेजमेंट के नेचर को समझेंगे और उसे कंपेयर करेंगे दूसरी फील्ड्स के साथ, जैसे कि आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। और हम देखेंगे कि मैनेजमेंट इनमें से किसकी तरह होता है, या इसका नेचर इनमें से किसकी तरह होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम मैनेजमेंट की अलग अलग लेवल्स के बारे में समझेंगे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी यानी पावर के हिसाब से अलग अलग लेवल्स बनाई जाती है, और मैनेजमेंट में वो लेवल्स क्या होती है वो हम इसके अंदर समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो फंक्शंस कुछ बेसिक स्टेप्स होती है जो कि मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है, तो हम उन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैनेजमेंट के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो सबसे पहले तो इन वर्ड्स को हम अलग अलग समझ लेते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब होता है अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी मैनेजमेंट एक सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि इसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, इसमें काफी सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन मतलब मैनेजमेंट की हेल्प से हम कुछ चीजों को पूरा करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, और उन चीजों को हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए, या जो भी हमारा प्लान हो, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो, हम उसको पूरा कर पाए, वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली का मतलब होता है मींस फिनिशिंग द राइट टास्क ऑन टाइम। तो राइट टास्क से हमारा मतलब है कि जो काम हमें दिया गया हो वही हमें पूरा करना होता है। ऐसा नहीं कि हम उससे मिलता जुलता या उससे रिलेटेड कोई और काम करें। हमें जो टास्क दिया गया है हमें वही पूरा करना होता है, वो भी ऑन टाइम। मतलब उस टास्क को करने में जितना नॉर्मली टाइम लगता है, या फिर जितना टाइम हमें दिया गया है, हमें उसी टाइम के अंदर अंदर ही उस राइट टास्क को कंप्लीट करना होता है, तभी हम इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद आता है एफिशिएंटली। तो इसका मतलब होता है मींस डूइंग द टास्क इन अ राइट वे एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। तो जो हमारा राइट टास्क था उसको राइट वे में, मतलब सही तरीके से करना, उस सही काम को, उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं, वो भी विथ मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट का मतलब होता है कि हमें कम से कम रिसोर्सेज को यूज करना है, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करना है। और जब हम कम रिसोर्सेज को यूज करेंगे तब हमारा कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जब हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा तो उससे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब हम मिनिमम कॉस्ट के साथ राइट वे में, मतलब हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज तो कर रहे हैं पर फिर भी उस काम की क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, उसे अभी भी एक राइट वे में यानी सही तरीके से कर रहे हैं, तो उसे एफिशिएंसी कहते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम चीजों को पूरा करते हैं, और उन चीजों से हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं, वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी टाइम पर, और वो भी मिनिमम कॉस्ट के साथ में। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आर इंटर रिलेटेड। तो इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो इफेक्टिव का मतलब हमने समझा था कि हमें राइट टास्क को कंप्लीट करना है, वो भी ऑन टाइम। और एफिशिएंसी का मतलब हमने समझा था कि हमें राइट वे में एक टास्क को कंप्लीट करना है, वो भी मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम रिसोर्सेज के साथ में। तो फॉर एग्जांपल हमें एक टास्क दिया गया है कि हमें 1000 कॉपीज मैन्युफैक्चर करनी है। उसकी टाइम लिमिट हमें दी गई है कि हमें ये टास्क 10 डेज में कंप्लीट करना है, और इस टास्क को करने का बजट हमें दिया गया है 10,000 रुपीज। तो इसमें अब हम अलग अलग सिनेरियोस को डिस्कस करते हैं। सपोज आप उस काम को अपने दिए गए टाइम से
जल्दी कंप्लीट करने के लिए काफी सारे एम्प्लॉयज को बुला लेते हो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, काफी सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे देते हो उस टास्क को करने के लिए, जिससे आप उस टास्क को काफी जल्दी कंप्लीट कर पाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ज्यादा लोगों को बुलाकर आप सिर्फ 5 डेज के अंदर अंदर ही अपने टास्क को पूरा कर लेते हो, पर वैसे ही जब हमने ज्यादा लोगों को बुलाया है तो हमें उन ज्यादा लोगों को सैलरीज भी पे करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमने काफी ज्यादा लोगों को बुला लिया था इस टास्क को जल्दी से जल्दी करने के लिए, जिसे हमने 5 डेज में कंप्लीट कर लिया था, इसका मतलब हम इफेक्टिव तो थे, हमने टाइम लिमिट से पहले ही अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, पर क्योंकि हमने ज्यादा लोगों को बुलाया तो इसलिए हमें ज्यादा पेमेंट्स भी करनी पड़ी और उसके कारण हमें फॉर एग्जांपल 15,000 का पेमेंट करना पड़ गया, जिसके कारण हमारा बजट हमने एक्सीड कर दिया। इसका मतलब हम बिल्कुल भी एफिशिएंसी से ये काम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हमने अपने बजट को एक्सीड कर दिया, यानी हम मिनिमम कॉस्ट पे काम नहीं कर पाए। और वैसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल या एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं इसमें ही। सपोज हमने काफी कम लोगों को एम्प्लॉय किया इस काम के लिए और इसके कारण उन कम लोगों को ही काफी ज्यादा टाइम लग गया उस काम को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आपने कम लोगों को बुलाया या कम लोगों को एम्प्लॉय किया इस काम के लिए, जिसके कारण आपको सिर्फ 7,000 पे करना पड़ा उन लोगों को, पर उससे आप एफिशिएंट तो हो गए क्योंकि आपने बजट को एक्सीड नहीं किया जो कि आपका 10,000 का था, आपने 7,000 में ही उस टास्क को कंप्लीट कर लिया। पर क्योंकि आपने कम लोगों को बुलाया जिसके कारण आपका टाइम लिमिट काफी ज्यादा एक्सीड हो गया, जैसे कि आपको इतने कम वर्कर्स के साथ में 15 डेज लग जाते हैं इस टास्क को पूरा करने के लिए, जिसके कारण भले ही आप एफिशिएंट तो थे पर आप इफेक्टिव नहीं थे क्योंकि आपने टाइम लिमिट को एक्सीड कर लिया। तो इससे हमें समझ में आता है अगर हम इन दोनों में से किसी एक ही चीज पर ध्यान दें, अगर हम इफेक्टिव होने पर ही ध्यान दें, जैसे कि हमने 5 डेज में ही टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो हम एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। और हम एफिशिएंट होने पर ही ध्यान दें, जैसे कि हमने कम लोगों को बुलाकर मिनिमम रिसोर्सेज में काम तो किया, पर अगर हम ज्यादा एफिशिएंट होने की कोशिश करेंगे तो हम इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा अच्छे से और हमें फेलियर ही मिलेगा। इसलिए हमें इन दोनों चीजों का ध्यान साथ में रखना होता है, हमें इफेक्टिव भी होना पड़ता है और साथ में एफिशिएंट भी होना पड़ता है, इसलिए हमें बैलेंस बनाना पड़ता है दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आप 9,000 रुपीज या 9,000 का एक्सपेंडिचर करके इस टास्क को अगर 9 डेज में कंप्लीट कर लेते तो इस केस में आप इफेक्टिव भी हो जाओगे और एफिशिएंट भी हो जाओगे, क्योंकि न ही आपने अपने बजट को एक्सीड किया, न ही आपने अपनी टाइम लिमिट को एक्सीड किया, बल्कि उससे भी पहले ही अपना काम पूरा कर लिया। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम किसी एक चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्योंकि हम एक चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे तो दूसरी चीज में हमें फेलियर मिल जाएगा, इसलिए ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है और इन दोनों का बैलेंस बनाना काफी जरूरी होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट के कई सारे फीचर्स होते हैं जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इनमें सबसे फर्स्ट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि मैनेजमेंट से हम अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, यानी जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब हम मैनेजमेंट में जो भी करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। इसीलिए मैनेजमेंट का एक फीचर है कि वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, वो हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। जो इसका दूसरा फीचर है वो ये है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी ये हर जगह प्रेजेंट है या ये हर जगह देखने को मिलता है। जैसे कि भले ही वो आपका स्कूल हो, आपका घर हो या कोई बड़ी सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एक छोटी सी शॉप, मैनेजमेंट हर जगह देखने को मिलता है, इसीलिए मैनेजमेंट को परवेसिव कहा गया है। इसके बाद जो इसका थर्ड फीचर है वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। मतलब इसमें अलग अलग टाइप के काम भी आते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर हम अपने टास्क को, जो चीजें हमें करनी होती है या जो हमारे गोल्स होते हैं, उसके
मैनेजमेंट पर हम ध्यान देते हैं, जैसे कि एक स्कूल है तो उसका गोल ये होगा कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, एक कोई प्रोड्यूसर है तो उसका गोल ये होगा कि वो प्रोडक्शन करे। इस तरीके से जो उनके काम होते हैं, इन चीजों के मैनेजमेंट को हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहते हैं। और इसके अंदर हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो हमारे काम हो इनको हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जितने भी लोग काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि एम्प्लॉयज, दूसरे मैनेजर्स, तो इन सब के मैनेजमेंट को मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहा जाता है, जिसमें हम इनकी नीड्स का भी ध्यान रखते हैं कि एक एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन से। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि हर एम्प्लॉय की क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और हम ये भी ध्यान देते हैं कि जो एक एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ है हम उसे उसी टाइप का काम दें। साथ ही में जो उसकी वीकनेसेस हैं उस टाइप का काम उसके पास नहीं जाना चाहिए, हमें उसकी वीकनेसेस को इररेलेवेंट करना होता है। जैसे कि अगर कोई एक हॉस्पिटल में एक सर्जन है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब एक सर्जरी करना, तो एक सर्जन का काम यही होता है कि वो सर्जरी करे, तो सिर्फ सर्जरी के काम ही उसके पास जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज रिसेप्शनिस्ट नहीं आया है तो उसकी जगह पर उस सर्जन को भेज दें जो कि उसकी एक वीकनेस है। इसलिए हमेशा जो भी एक एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ्स होती है उसी टाइप का काम उसे मिलना चाहिए। तो पीपल से रिलेटेड जितना भी काम होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितना भी मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आता है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को कंबाइन करते हैं और इसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कौन सा एम्प्लॉय करेगा। इस तरीके से हम इन दोनों को कंबाइन करके अपने ऑपरेशंस पे ध्यान देते हैं कि कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा काम कब किया जाना चाहिए। इस तरीके के काम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आते हैं, जिसमें हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिलाकर डिसीजंस लेते हैं कि कौन सा काम कौन सा एम्प्लॉय करेगा। इसके बाद अगला फीचर जो मैनेजमेंट का है वो है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले प्लान बनाया जाता है, फिर उस प्लान के हिसाब से आगे की चीजें एग्जीक्यूट की जाती है, उन्हें मैनेज किया जाता है। उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है, उन्हें स्टडी किया जाता है और उन रिजल्ट्स के बेसिस पर वापस से एक प्लान बनाया जाता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से जैसे ही ये सारे एक्टिविटीज भी चलती रहती है तो इनसे रिलेटेड मैनेजमेंट भी इनके साथ साथ ही चलता रहता है। मैनेजमेंट कभी भी बंद नहीं होता है, हम कभी भी मैनेजमेंट छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी टाइम पर। हमें सब चीजें मैनेजमेंट के हिसाब से ही करनी पड़ती है। उसके बाद मैनेजमेंट का अगला फीचर है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो इसके अंदर जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे लोग काम करते हैं। जैसे कि एक स्कूल है तो उसमें भी अलग अलग टीचर्स होते हैं, अलग अलग स्टाफ होते हैं। वैसे ही एक बिजनेस होता है तो उसमें मैनेजर्स होते हैं, CEO होते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं, दूसरे मैनेजर्स होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। और मैनेजमेंट के अंदर वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब हम इन सभी लोगों के एफर्ट्स को, ये सब जो काम करते हैं उन सभी को हमें मैनेज करना पड़ता है कि ये जो भी काम करें उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होना चाहिए। उस तरीके से ही सभी लोग काम करें और मैनेजमेंट में हम इस पूरे ग्रुप को मैनेज करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। तो क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में चलता है वो डायनामिक एनवायरनमेंट होती है, मतलब जो हमारी एनवायरनमेंट, मतलब जो बिजनेस जिस एरिया में चलता है उससे रिलेटेड चीजें बार बार चेंज होती रहती है। जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है, नेचुरल एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, सोशल एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे कि नए नए ट्रेंड्स आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। तो वैसे ही मैनेजमेंट को भी बार बार चेंज करना पड़ता है अपने प्लान में, ताकि वो उस डायनामिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए। और इसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक डायनामिक फंक्शन होता है ताकि वो एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ ही अपने प्लान्स में, अपने वर्किंग्स में भी चेंजेस ला सके और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाए। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरमेंट के चेंजेस के साथ उन्हें अडॉप्ट नहीं करेगी तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, क्योंकि ये भी बार बार चेंज होता रहता है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल का मतलब होता है कि हम इसे देख भी नहीं सकते हैं, हम इसे टच भी नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी सीन और टच बट इट कैन ओनली बी फेल्ट। मतलब
जो मैनेजमेंट है उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते हैं, बस हम इसे फील कर सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम फील कर सकते हैं कि हाँ इसका मैनेजमेंट काफी अच्छा होगा। या फिर एक कंपनी कभी भी उसके स्टॉक्स यानी जो उसकी इन्वेंट्री होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी उसके प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो जाते हैं। इससे भी हम कह सकते हैं कि उसकी जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छे से चल रही है। साथ ही में हम देख सकते हैं कि उस कंपनी में कभी भी एक्सेसिव स्टॉक नहीं होता है, मतलब जितनी डिमांड है उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती है वो कंपनी। तो इससे भी हम फील कर सकते हैं कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो उसकी प्लानिंग है वो काफी अच्छी है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसीलिए ये इनटेंजिबल है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट के मेजरली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब उस बिजनेस एंटिटी के जो भी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम कवर करते हैं। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उस बिजनेस का सोसाइटी के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या सोसाइटी के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, वो उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो इसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं, जिसे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि अगर वो अपने इंडिविजुअल्स मतलब अपने एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स को ही पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स से। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है, और इसके अंदर आते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है सर्वाइवल। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जब वो मार्केट में पहली बार आती है, क्योंकि अगर वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी वो बिजनेस एंटिटी, तो फिर तो उसे बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं और उसका बिजनेस भी शट डाउन हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस का जब वो नए नए मार्केट में आते हैं कि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए, और कम से कम जितनी उनकी कॉस्ट है, जितना वो खर्च कर रहे हैं वो एटलीस्ट वो कवर कर पाए, ताकि वो एक बार मार्केट में सर्वाइव कर लें। और जब वो मार्केट में सर्वाइव कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हर बिजनेस यही चाहता है कि वो अपने वर्किंग से प्रॉफिट जनरेट कर पाए, और प्रॉफिट जो होता है वो एक बिजनेस को सर्वाइव करने में भी हेल्प करता है और ग्रो करने में भी हेल्प करता है। तो इसलिए वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस का। उसके बाद थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी कर लेती है मार्केट में और वो प्रॉफिट भी कमाना स्टार्ट कर देती है, तो उसके बाद वो ध्यान देती है अपनी ग्रोथ पर कि वो अलग अलग एरियाज में एक्सपैंड कर पाए, नए नए सिटीज में जा पाए, अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर पाए, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर पाए और अपनी वर्किंग्स को बढ़ा पाए। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। तो क्योंकि बिजनेस एक सोसाइटी में ही काम करता है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है जैसे कि लैंड, लेबर, तो इसीलिए एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी को कुछ वापस भी दे, और वही उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी जो बिजनेस जो भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है अपनी सोसाइटी को वो एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हो। साथ ही में चार्ज रीजनेबल प्राइस, मतलब जो वो प्रोडक्ट्स दे रहा है सोसाइटी को वो एक रीजनेबल प्राइस पर दे, उस सोसाइटी को एक अच्छे प्राइस पर दे, उनसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट न कमाए। उसके बाद जो थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव है वो है जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि वो बिजनेस उस सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाए, साथ ही में वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी एम्प्लॉयमेंट दे। उसके बाद जो अगला सोशल ऑब्जेक्टिव है वो है यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जिस भी मेथड से वो बिजनेस प्रोडक्शन कर रहा है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वो एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, और साथ ही में पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट। तो जैसे कि काफी सारे सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स चलते हैं हमारी सोसाइटी में, तो वो बिजनेस उन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में हेल्प करे, उनमें पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करे और सोसाइटी को सर्व करने में हेल्प करे। तो इसके बाद आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज होते हैं उस बिजनेस के या उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कंपेटिटिव सैलरी। तो जो भी एक एम्प्लॉय काम करता है एक बिजनेस में, उसका ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे एक कंपेटिटिव सैलरी, मतलब एक अच्छे अमाउंट की सैलरी मिले वहां से, उसकी ऑर्गेनाइजेशन से उसको। उसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है वो है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो एम्प्लॉय होता है वो चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर वो काम करता है, साथ ही में वहां पर उसका पर्सनल ग्रोथ भी हो और उसका डेवलपमेंट भी हो। जैसे कि उसे नई नई चीजें सिखाई जाए, वहां पर सिर्फ एक ही काम बार बार उसे नहीं दिया जाए, उसे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने का मौका दिया जाए, जिससे उसका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, पर्सनल ग्रोथ होगी। साथ ही में उसे अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स दी जाए नए नए काम को करने की। इसके बाद जो अगला पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है वो है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। तो एक ऑब्जेक्टिव हर एम्प्लॉय का ये भी होता है कि जहां पर उसे काम करना होता है वो एक गुड और हेल्दी और हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस वहां पर उसे मिले, जहां पर वो आराम से अपना काम कर सके। और जो लास्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल रिकॉग्निशन। मतलब अगर वो एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत करता है तो उसे सोशल रिकॉग्निशन मिले, जैसे कि उन्हें अवार्ड फंक्शंस में, जो अवार्ड फंक्शन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस टाइप के अलग अलग अवार्ड्स उसे दिए जाए, उसे हायर पोजीशंस पे प्रमोट किया जाए, जिससे उसका सोशल रिकॉग्निशन हो सके अगर वो अच्छा काम करता है। तो ये सभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में भी देखा था कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, मतलब इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं और उन सभी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके अपने पर्सनल गोल्स होते हैं या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये मैनेजमेंट का काम होता है कि वो इन सभी के गोल्स को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से काम करे कि फाइनल में जाके इन सभी लोगों के भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों और उसके साथ साथ उनका जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो उसे भी पूरा कर सकें। तो मैनेजमेंट इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से हम सभी के गोल्स पूरे कर पाते हैं, यानी अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। यानी जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं क्योंकि हम उसे मैनेज कर रहे होते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और वेस्टेज भी मिनिमम होता है, मिनिमम रिसोर्सेज यूज होते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इसके बाद इसका जो थर्ड इंपॉर्टेंस है वो ये है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो मैनेजमेंट भी अपने अंदर चेंजेस ला सकता है और उस एनवायरनमेंट चेंजेस के साथ कोप अप कर सकता है। तो इसीलिए वो एक इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी डायनामिक बन जाती है, मतलब चेंजेस को अडॉप्ट कर पाती है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जब हम मैनेजमेंट करते हैं तब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज यानी उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर पाते हैं। मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता है, जैसे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा काम करें और एम्प्लॉयज भी यही चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। तो इस तरीके से हम दोनों को साथ में मैनेज कर सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय ज्यादा काम करेगा हम उसे कह सकते हैं कि अगर आप ज्यादा काम करोगे तो हम आपको ज्यादा सैलरी देंगे, और अगर वो ज्यादा काम करेगा तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे होते हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करने में हेल्प करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करने में हेल्प करता है साथ ही में।
इसके बाद जो मैनेजमेंट का अगला इंपॉर्टेंस है वो ये है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर भी ध्यान देता है, हमारी सोसाइटी पर भी ध्यान देता है, जिससे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है, हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है, इसीलिए मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट को। इसके अंदर हम समझेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर किसकी तरह होता है, इसलिए हम इसमें मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे आर्ट्स के साथ, साइंस के साथ और प्रोफेशन के साथ, और हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर इनमें से किसकी तरह होता है। तो अब हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को आर्ट्स से। तो सबसे पहले हम आर्ट्स के फीचर को समझते हैं। तो आर्ट्स के फीचर्स होते हैं कि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, और ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब होता है कि इसमें यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं आर्ट का, जैसे कि म्यूजिक, वो भी एक टाइप का आर्ट होता है। तो म्यूजिक में भी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जैसे कि अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, अलग अलग टाइप के जो स्वर होते हैं उनके बारे में। तो एक टाइप की थ्योरेटिकल नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है कि उन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज किया जाता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैनेजमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग अलग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें मैनेजमेंट के बारे में सिखाते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि आर्ट्स का जो पहला फीचर है वो मैनेजमेंट में अवेलेबल है, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। इसके बाद अब हम आर्ट्स का दूसरा फीचर देखते हैं जो कि है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो जो भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं उनमें हमेशा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। मतलब जैसे कि अगर एक कोई म्यूजिशियन है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट को अपनी तरीके से बजा सकता है, उसमें अपना एक पर्सनल टच डाल सकता है, उसे वो जैसा चाहता है उसे वो वैसे यूज कर सकता है, जैसा उसे बेस्ट लगता हो। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी कुछ थ्योरीज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, पर उसके बाद ये मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरीके से यूज करते हैं। वो उसे अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, जैसा कि उन्हें बेस्ट लगता है। तो इस तरीके से आर्ट्स का दूसरा फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। और जो आर्ट्स का तीसरा फीचर है वो ये है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, हम उसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम जितना ज्यादा क्रिएटिव होकर उसको फॉलो करते हैं, वो उतना ही अच्छा होता जाता है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। हम जितनी ज्यादा चीजों को मैनेज करते हैं, हम जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, हम जितना ज्यादा क्रिएटिव होते हैं इस प्रोसेस में, हम उतना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं चीजों को। तो ये वाला आर्ट्स का फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो क्योंकि आर्ट्स के तीनों फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक टाइप का आर्ट ही है। इसके बाद अब हम मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं साइंस के साथ। तो साइंस का पहला फीचर है सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जो साइंस होते हैं उसमें हमें उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं, उनके प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, पूरी बुक्स होती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें साइंस की फील्ड के बारे में पढ़ाते हैं, उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज देते हैं, और काफी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होता है साइंस में। वैसे ही मैनेजमेंट में भी काफी हद तक एक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें मैनेजमेंट सिखाते हैं, उनके एक अपने कोर्स होते हैं, सिलेबस होता है, करिकुलम्स होते हैं, वो उससे हमें मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो मैनेजमेंट में भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि साइंस का ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। उसके बाद साइंस का जो अगला फीचर है वो ये है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फॉर्म होते हैं। काफी ट्रायल एंड एरर मेथड्स के बाद में, काफी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में उन प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी काफी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें काफी ऑब्जर्वेशन के बाद, काफी ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद बनाया जाता है, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद बनाया जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइंस का ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। उसके बाद जो साइंस का
अगला फीचर है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसका मतलब है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह वैलिड होते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन। तो ये जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स है वो हर जगह पर वैलिड होते हैं, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होते हैं। पर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वो काफी बार चेंज भी हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में हम ह्यूमन नेचर यानी ह्यूमंस के साथ डील करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ह्यूमन नेचर भी काफी बार चेंज होता है। उसके कारण कई सारे प्रिंसिपल्स कई बार हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं उस सर्टेन सिचुएशन में। इसके कारण मैनेजमेंट यूनिवर्सली वैलिड नहीं होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइंस का ये वाला फीचर जो है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस तो नहीं है, पर क्योंकि मैनेजमेंट में साइंस के दो फीचर्स आते हैं तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये प्योर साइंस तो नहीं है, पर ये इन एग्जैक्ट साइंस जरूर है, या फिर हम इसे सोशल साइंस भी कह सकते हैं। इसके बाद अब हम मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं प्रोफेशन के साथ में। तो प्रोफेशन का पहला फीचर होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, उनमें एक डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होता है, उनके अपने करिकुलम्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी इस टाइप के बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है, इस टाइप के कोर्सेज प्रेजेंट है, जिसके कारण प्रोफेशन का ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। इसके बाद प्रोफेशन का अगला जो फीचर है वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी जो भी अलग अलग टाइप के प्रोफेशंस होते हैं उसमें अगर आपको एंटर करना है तो आपको उनसे रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी कंपलसरी है, उसके बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, यानी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है इस प्रोफेशन में। पर उसी तरीके से मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कि उसे पहले ये कोर्स करना पड़ेगा या कोई डिग्री या डिप्लोमा करना पड़ेगा। इसीलिए जो प्रोफेशन का ये फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद प्रोफेशन का अगला फीचर है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो जो अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं उनके अपने अपने एसोसिएशंस होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल होता है, जो लॉयर्स होते हैं उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। इस तरीके से अलग अलग प्रोफेशनल एसोसिएशंस बने हुए हैं अलग अलग प्रोफेशंस के लिए। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन तो होती है, पर ये कंपलसरी नहीं होता है कि आप उन एसोसिएशंस का हिस्सा बने या उनके साथ मिलकर काम करें। पर जो प्रोफेशन होता है उसमें कंपलसरी होता है कि आप उन एसोसिएशंस में रजिस्टर्ड रहें। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन का ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद जो अगला फीचर होता है प्रोफेशन का वो है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जो अलग अलग प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं इन प्रोफेशंस की, वो कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट डिजाइन करती है, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजाइन करती है उनके मेंबर्स के लिए। और इनके जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो भी उस प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, उन्हें ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। पर ऐसा मैनेजमेंट में नहीं होता है, कोई भी ऐसा डिफाइंड एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट नहीं है मैनेजर्स के लिए जिन्हें उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजर्स के लिए नहीं होता है, इसीलिए प्रोफेशन का ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। और जो लास्ट फीचर है प्रोफेशन का वो है सर्विस मोटिव। तो जो भी प्रोफेशन में होते हैं या जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके क्लाइंट्स को या जहां भी वो काम करते हैं उनको। पर मैनेजमेंट के अंदर जो भी मैनेजर्स होते हैं उनका मोटिव यही होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सकें, उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है। पर मैनेजर्स के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जैसा कि हमने पढ़े थे, इसीलिए ये वाला फीचर कुछ हद तक मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, सर्विस मोटिव। और क्योंकि प्रोफेशन के अधिकतर फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। पर ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में या आने वाले टाइम में कभी ये फीचर्स मैनेजमेंट में भी आने लग जाएं, तो उस टाइम पर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन सकता है। पर आज के टाइम में ये फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। तो अभी हमने जो भी डिस्कशन किया इससे हमें पता चलता है कि जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है या जो भी मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करता है वो एक आर्ट है, क्योंकि आर्ट्स के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट हैं। और जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने काम को बेटर बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज कर। पर जैसा कि हमने देखा था कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस भी है
और जैसे कि साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट में आर्ट्स और साइंस दोनों के ही फीचर्स प्रेजेंट हैं और आर्ट्स और साइंस ये दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। इसका मतलब इनके जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जैसे कि जो साइंस का फीचर है कि इसमें काफी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन की हेल्प से बने हुए होते हैं, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो इन प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही में वो उसमें अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब अपना पर्सनल टच भी डाल सकते हैं और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आर्ट्स और साइंस वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो अब हम सम अप कर लेते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट को। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये सीखा कि मैनेजमेंट का नेचर है वो बिल्कुल आर्ट्स की तरह होता है, क्योंकि आर्ट्स के सभी मेजर फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। और जब हम मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर करते हैं तब हमें समझ आता है कि साइंस के कुछ मेजर फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक इन एग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस है। और क्योंकि आर्ट्स और साइंस दोनों के ही काफी सारे फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं और ये सभी फीचर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। और क्योंकि प्रोफेशन के फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर से अभी मैच नहीं करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट का नेचर नहीं है। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मैनेजमेंट के मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस और मैनेजमेंट के नेचर के बारे में हमने समझा। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।